to watch the latest videos by Science Talks, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on all the science related videos. वायरस, अनुभव कथन और इससे बचाव के उपाय। आज का समय बहुत मुश्किल और बहुत ही कठिनाई का समय है और आप सभी इस कोविड महामारी के साथ जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और इसकी त्रासदी को महसूस कर रहे हैं। पूरी दुनिया में साल 2019 में यह कोविड-19 महामारी, जो कि एक विषाणु कोरोना वायरस के द्वारा फैलता है और इस वायरस के संक्रमण से एक से दूसरे व्यक्ति को ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट के द्वारा इस वायरस का संक्रमण होता है, जो कि कोविड-19 की एक भीषण महामारी के रूप में आज पूरी दुनिया के सामने है। और इसकी शुरुआत 2019 में हुई और धीरे धीरे करके इस वायरस ने दुनिया के सभी देशों में अपने पांव पसार लिए। 2019 का साल, फिर उसके बाद 2020 का साल गुजरा और ये महामारी लगातार चलती रही और अभी 2021 में इसकी दूसरी लहर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी। अकेले भारत की अगर बात करें तो लाखों की संख्या में दूसरी लहर की कोविड महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया और लाखों लोगों की असमय मृत्यु हो गई और असंख्य परिवार उजड़ गए, असंख्य बच्चे अनाथ और लावारिस हो गए। मौजूदा कोविड महामारी ने हम सबके जीवन में भूचाल लाकर रख दिया है और हम सबके जीवन को झकझोर दिया है और हमारी जीवन शैली में बहुत ही व्यापक बदलाव लाकर रख दिया है। शायद ऐसी महामारी हम सभी के जीवन का पहला अनुभव होगा, क्योंकि आज से कोई 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी आई थी और वो महामारी भी एक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा उत्पन्न हुई थी और उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। जैसे कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस से पूरी दुनिया संक्रमित है, प्रभावित है और इस महामारी को झेल रही है। 1918 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, उससे भी पूरी दुनिया में 6 से 7 करोड़ लोगों की मृत्यु का इतिहास और उसका डेटा हमारे पास दर्ज है और हमारी जो मानव सभ्यता है, हमारा इतिहास है, वो ये बताता है कि पूरी दुनिया में, हमारी पृथ्वी पर और हमारी सृष्टि में ऐसी महामारियाँ थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे आती रहती हैं और इसके बाद जीवन फिर से सुचारू हो जाता है। तो 1918 की जो स्पेनिश फ्लू महामारी की अगर हम बात करें तो भारत में भी उस महामारी से कोई 1.8 करोड़, यानी कि लगभग मान लिया जाए कि 2 करोड़ लोगों की अकेले भारत जैसे देश में मृत्यु हुई थी। उस समय माना जा सकता है कि भारत की आबादी आज की तुलना में बहुत कम रही होगी, तो भी 2 करोड़ लोगों की मृत्यु होना मायने रखता है और ये समझा जा सकता है कि आज से 100 साल पहले मेडिकल साइंस भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत ही शैशवा अवस्था में रहा होगा। इसलिए उस समय सिवाय हर्ड इम्यूनिटी के बचाव का कोई उपाय नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय वैक्सीन और ज़रूरी दवाएं नहीं बनी होंगी और लोगों को जो संक्रमण हुआ होगा, उस संक्रमण के बाद लोग एंटीबॉडी उनके शरीर में बन गया होगा और उसी के साथ जो बच गए उन्होंने अपना अस्तित्व बचा लिया और जो नहीं बच सके, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रही होगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। तो 1918 की जो स्पेनिश फ्लू है वो भी वायरल इन्फेक्शन का ही परिणाम था और उसके बाद 100 साल के बाद इतिहास में 2019 में कोरोना वायरस से कोविड-19 की महामारी आज हम सबके सामने है और 2019 के बाद 2020 में उसकी पहली लहर आई और उसमें बहुत ज़्यादा संकट और मानव हानि नहीं देखी गई, लेकिन 2021 में
कोविड महामारी की जो दूसरी लहर आई उसने बहुत ज़्यादा मानव जाति की मृत्यु को अंजाम दिया। और अकेले भारत की अगर हम बात करें तो लाखों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों की संख्या में लोग अपनी जान गंवाए और असंख्य संख्या में बच्चे लावारिस और अनाथ हुए हैं। तो कोविड महामारी के मूल में इसका जो कारण है, जो कि एक वायरस, नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2, जो कि प्रोटीन के आवरण के साथ RNA वायरस है, वो एक सूक्ष्म जीव होता है। और जबकि हमारी पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव और स्थूल जीव दो प्रकार के जीवों का स्वरूप है। और मैं कोरोना वायरस के बारे में और इसकी जो त्रासदी है और इससे जो बचाव के उपाय हैं उसके बारे में बात करने से पहले मैं बताता चलूँ कि हमारी पृथ्वी पर जीवन के दो प्रकार के मुख्य स्वरूप होते हैं, दो तरह के जीव होते हैं। एक होता है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, जिसके अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया और फंगस जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और दूसरा होता है स्थूल जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो मल्टी सेलुलर होता है, जिसके शरीर में अनेक कोशिकाएं होती हैं, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कि पौधे और जानवर। तो अगर हम बात करें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उसमें वायरस एक विष का अणु, और ये जो वायरस शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है पॉइजन। तो इसके नाम से ही प्रकट होता है कि यह विषैला अणु है और यह हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, जानलेवा होता है। बैक्टीरिया जो कि वायरस से आकार में बड़े होते हैं, वो लाभदायक भी होते हैं, हानि पहुंचाते तो हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं वो हमारे न्यूट्रिशन और हमारे डाइजेशन में बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस को के सेक्रीशन में मदद करते हैं और इसलिए वो लाभदायक होते हैं। दूध से दही जमने की प्रक्रिया भी एक बैक्टीरिया अंजाम देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बैक्टीरिया लाभदायक होता है और हानिकारक भी होता है, लेकिन वायरस केवल हानिकारक होता है और यह हमारी मानव जाति के लिए बहुत ही घातक होता है। तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। बैक्टीरिया का आकार बड़ा होता है और वायरस का आकार छोटा होता है। वायरस का आविष्कार, वायरस की खोज की अगर हम बात करें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब तमाम दुनिया के वैज्ञानिक मानव जाति में ऐसे रोगों का पता लगाने में जुटे हुए थे जिनके कारक ऐसे सामने से दिखाई नहीं पड़ते थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में, उस रिसर्च में ये पाया गया कि सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया इन रोगों को अंजाम देता है। फिर कुछ बीमारियों में देखा गया कि बैक्टीरिया उसके जड़ में नहीं है, उसका कॉज बैक्टीरिया नहीं है, उससे भी छोटा सूक्ष्म जीव है। तब जाके इवानोवस्की नाम के एक वैज्ञानिक ने पाया कि बैक्टीरिया से भी छोटे आकार का कोई सूक्ष्म जीव है जो बीमारियों को अंजाम दे रहा है। तंबाकू की पत्ती टोबैको मोजैक वायरस में सबसे पहले इवानोवस्की ने वायरस को फिल्टर करके, सेग्रीगेट करके अलग किया और उसको पूरी दुनिया के सामने यह बात रखी कि बैक्टीरिया से भी छोटे आकार का एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि पौधों में, जंतुओं में और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिजीज को कॉज करता है। वायरस के अध्ययन के लिए लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग पर्याप्त नहीं होता। बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए लाइट माइक्रोस्कोप से अध्ययन करने पे उसका पता लगाया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है। लेकिन
वायरस को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप काम नहीं आता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि वायरस का आकार बहुत छोटा होता है। और मज़ेदार बात यह है कि वायरस में निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स और सजीव लिविंग थिंग्स दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, दोनों के फीचर्स होते हैं। इसीलिए इसके अस्तित्व को लेकर आज भी वैज्ञानिकों में मतभेद है कि यह निर्जीव है या सजीव है, इसे नॉन लिविंग थिंग माना जाए या लिविंग थिंग माना जाए, क्योंकि ये दोनों के बीच की कड़ी के रूप में देखा और समझा जाता है। और वैज्ञानिक इसे डीएनए या आरएनए का एक कण के रूप में जानते हैं, जो कि किसी सामान्य परिस्थिति में हमारे वातावरण में निर्जीव की तरह पड़ा रहता है। उसमें कोई रेप्लिकेशन, किसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन नहीं होता। और जैसे ही यह किसी जीव के शरीर में, किसी पौधे के शरीर में, किसी जानवर के शरीर में या फिर किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, तो उसे एक जीवित वातावरण मिलता है। और उस जीवित वातावरण में कोशिका, हमारी छोटी कोशिका जो किसी भी जीवधारी के शरीर की फंडामेंटल यूनिट होती है, उसके भीतर डीएनए आरएनए उसके न्यूक्लियस में होता है और दूसरे कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिन सबके साथ मिलकर हमारा जीवन चलता है। ये छोटी इकाई लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे शरीर में मौजूद होती है। कोशिकाओं का समूह ऊतक यानी कि टिश्यू बनाता है, और टिश्यू का जो कलेक्शन होता है वो अंग का निर्माण करता है, और अंगों का समूह ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। तो यह वायरस सबसे पहले हमारी कोशिका में, हमारे नाक, हमारे मुंह, हमारी आँखें, इन 3 माध्यमों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और कोशिका में पहुंचकर यह डीएनए और आरएनए में अपना मटेरियल, अगर आरएनए वायरस है तो अपना आरएनए हमारी कोशिका में एंटर करा देता है, और इसका जो प्रोटीन का आवरण इसके शरीर का होता है वो बाहर छोड़ देता है, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। कोई एक जेनेटिक मटेरियल इसके शरीर में पाया जाता है। अगर डीएनए है तो उसे डीएनए वायरस कहेंगे, अगर आरएनए है उसके भीतर तो वो आरएनए वायरस होगा। ये जो नोवल कोरोना वायरस है जिसने पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी को जन्म दिया है, वो एक आरएनए वायरस है। तो ये आरएनए हमारी कोशिका में छोड़ देता है और वो हमारी कोशिका के जेनेटिक मटेरियल में मल्टीप्लाई करके बहुत तेज़ी के साथ 1 से 2, 2 से 4 और एक चेन रिएक्शन की तरह अपनी संख्या को बढ़ाता है, और हमारे शरीर में बहुत ही तेज़ी से संक्रमण को फैलाकर हमारे शरीर के भीतर रोगों के लक्षण उत्पन्न करता है, और हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। शुरू में हमारी जो इम्यूनिटी है वो इन वायरस से लड़ के, इनसे मुकाबला करके इन्हें बाहर खदेड़ने का प्रयास करती है, लेकिन जब इन वायरस का अटैक और इनका मल्टीप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बहुत हाई स्पीड में होता है, तो फिर हमारा जो इम्यूनिटी है वो धराशायी हो जाता है, और ये इनका जो आक्रमण है वो सफल हो जाता है, और ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं, या इनका जो संक्रमण के लिए अंग होते हैं उस अंग में, जैसे कि कोरोना वायरस हमारे लंग्स में संक्रमण करता है, तो हमारे लंग्स में लंग फाइब्रोसिस के रूप में पूरे फेफड़े के अंदर संक्रमण को फैला देता है, और हमारा जो ब्रीदिंग, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है वो प्रभावित होता है। और चूँकि ब्रीदिंग हमारे लाइफ, हमारे एग्जिस्टेंस को प्रकट करता है, और ब्रीदिंग से ही हमारी जीवन चलता है, तो यह वायरस हमारे ब्रीदिंग को प्रभावित करके हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वायरस निर्जीव और सजीव दोनों प्रकार के लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए निर्जीव और सजीव के तुलनात्मक अध्ययन में इस वायरस का प्रयोग किया जाता है, और इस अध्ययन के द्वारा
किस प्रकार जीवित जो जीवधारी हैं वो निर्जीवों से अलग है, उसका अध्ययन करने के लिए वायरस हमारी काफ़ी सहायता करते हैं। और ये जो कोविड महामारी है, यह भी कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस के द्वारा पूरी दुनिया में अपनी संक्रमण की जो क्षमता है उससे यह आगे बढ़ रहा है और करोड़ों की संख्या में अभी तक इस वायरस के कारण लोगों की जान गई है। और चूंकि यह वजन में, आकार में बहुत ही हल्का और छोटा होता है, इसलिए इसका हवा में दूर तक पहुंचने की क्षमता होती है। और अभी WHO ने भी यह प्रयोग के द्वारा साबित किया है और यह पाया है कि 10 मीटर की दूरी तक ये तैर के, फ्लाई करके, फ्लोट करके हवा में जा सकता है। और 10 मीटर की दूरी पे भी कोई व्यक्ति है तो कोई स्नीजिंग या कफिंग हुई है किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा, तो वो 10 मीटर दूर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको इस वायरस का संक्रमण हो सकता है। तो इसलिए यह वायरस ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा जानलेवा साबित हुआ है। जैसा कि पहली लहर में देखा गया कि इसके लक्षण केवल बुखार, खांसी और कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के रूप में सीमित था, लेकिन अभी जो मार्च और अप्रैल 2021 में इसकी दूसरी लहर का सामना भारत ने किया, उसमें इसका जो म्यूटेटेड स्ट्रेन था उसने पहली लहर के वायरस से अलग लक्षण प्रकट किए। तो देखा जाए कि इसका जो म्यूटेशन है वायरस का, वो इसके एडेप्टेशन, इसके अनुकूलन को दर्शाता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने शरीर के भीतर लगातार इवोल्यूशन करके परिवर्तन, बदलाव, मॉडिफिकेशंस लाता रहता है ताकि पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बचा रहे। मनुष्य भी लाखों करोड़ों साल में इवॉल्व होता है और वो इवोल्यूशन बहुत स्लो होता है और वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि लाखों साल के बाद कोई भी परिवर्तन मनुष्य में दिखाई पड़ती है। लेकिन वायरस का जीवन काल बहुत कम है, इसलिए उसका लाख साल 3 महीने या 2 महीने माना जा सकता है। और इस दौरान वो एक से दूसरे स्ट्रेन में इवॉल्व होता है और म्यूटेशन करके वो अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। तो दूसरी लहर में हमने जैसा कि देखा कि पहली लहर के जो लक्षण थे उसके साथ साथ और भी कई लक्षण इसमें सामने देखने को मिले, जैसे कि सिर में भयानक दर्द, इसका दूसरी लहर का लक्षण था। और बिना लक्षण के ऑक्सीजन का सैचुरेशन है उसका बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना, नौसिया, वोमिटिंग का सेंसेशन आना, वोमिटिंग होना, डायरिया, डिसेंट्री, पेट में दर्द, ये और कंजंक्टिवाइटिस, आँखों में जो लाल होने की जो बीमारी होती है वायरल इन्फेक्शन से, कंजंक्टिवाइटिस जिस रोग का नाम है, कंजंक्टिवाइटिस का भी लक्षण इसमें देखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि यह वायरस कितनी तेज़ी से और कितनी होशियारी से अपने भीतर परिवर्तन ला रहा है, म्यूटेशन कर रहा है और अपना म्यूटेटेड जो स्ट्रेन है उससे मानव जाति के लिए खतरा बनता जा रहा है। जैसा कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी लोगों को आशंकित किए हुए है कि तीसरी लहर शायद बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर डाले, क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन भी नहीं लगे हैं और बच्चों का स्कूल बंद है तो वो घर में सुरक्षित हैं। और जो घर से बाहर अभिभावक निकल रहे हैं, एडल्ट, वो संक्रमण ज़्यादातर झेल चुके हैं, उनके शरीर में एंटीबॉडी भी बन गए हैं और 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन भी लगाया जा चुका है, इसलिए उनके भीतर एंटीबॉडी का निर्माण होने से वो बच जाएंगे। और तीसरी लहर में संभावना जताई जा रही है कि बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन साथ के साथ यह भी जानकारी और शोध सामने आ रहे हैं कि बच्चों का जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही मजबूत होती है, इसलिए बच्चों के ऊपर तीसरी लहर का बहुत ज़्यादा असर होने की संभावना कम है। 2019 और 2020 में
जब ये कोरोना वायरस का कोविड-19 महामारी की पहली लहर आई तो उस समय पूरी दुनिया में एक पैनिक क्रिएट हो गया। तत्काल दुनिया की सभी सरकारों ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। भारत में भी मार्च 2020 में लॉकडाउन, पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया और इस दौरान काफ़ी जागरूकता हुई जनसंचार माध्यमों के द्वारा। तो लोग जो है घर में सुरक्षित रहे और इसका जो मोर्टेलिटी है और इसकी जो फैटेलिटी है वो बहुत ही, उसका जो रेट है वो कम रहा। लेकिन दूसरी महामारी के पहले लोग काफ़ी लापरवाह हो गए थे और कुछ कम्युनिटी को ये लगने लगा कि कोरोना महामारी अब कमज़ोर पड़ गया है और ये वायरस लगभग समाप्त हो चुका है। तो लोगों ने पार्टी करना और अपने घर से बाहर निकलना, आउटिंग करना शुरू कर दिया और जिसके कारण यह वायरस दोबारा से और भी मजबूत तरीके से आया और दूसरी लहर पहली लहर से भी खतरनाक साबित हुई। और दुनिया के, देश के, भारत के अनेक लोगों को इस तरह के भ्रम के कारण इसका जो संकट है वो झेलना पड़ा। अनेक परिवार बर्बाद हो गए, लाखों की संख्या में लोगों की जानें गई। और पहली लहर में जैसा कि सावधानी रखी गई और उसके बाद लॉकडाउन जब देश में अनलॉक हुआ तो उसमें सावधानी के साथ अनेक लोग सामने आए और लोगों ने मास्क लगाना, हैंड हाइजीन, हाथ को साबुन से बार बार धोना और 6 फीट की फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया। और पहली लहर में मैं भी सुरक्षित रहा, लेकिन दूसरी लहर में सावधानी के बावजूद मुझे भी कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो हुआ और मैं मास्क और हाथों को साबुन से बार बार धोना और 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना मैंने जारी रखा था। लेकिन उसके बावजूद यह वायरस काफ़ी, जो ट्रांसमिशन रेट था दूसरी लहर में वो ज़्यादा था, इसलिए इस वायरस की चपेट में आने से मैं भी नहीं बच सका और दूसरी लहर में इसकी चपेट में आ गया। और चूक कहाँ हुई ये ध्यान देने पे मालूम होता है कि शायद चाय पीने या खाना खाने या पानी पीने के दौरान जब मिनट या सेकंड के लिए मास्क हटाया गया तो उसी दौरान शायद ज़्यादातर लोगों को जो भरपूर सावधानी रखे हुए थे उनको दूसरी लहर में संक्रमण का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कहावत है ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये कोरोना वायरस के संक्रमण पर भी लागू होती है। और बचाव के जो उपाय हैं इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, रोकथाम के लिए, इसके नियंत्रण के लिए, वो है SMS। और इस पहले S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की यानी कि 2 गज की सोशल या फिजिकल भौतिक दूरी को अपनाए रखना ताकि इस वायरस का जो हवा में संक्रमण है उसको रोका जा सके। M का अर्थ है मास्क। मास्क हमारे और कोरोना वायरस के बीच में एक दीवार की तरह से हमारी नाक और मुंह को ढके रहती है और हाथ से बना घर के भीतर, घर के कपड़े से, सूती कपड़े से 2 या 3 लेयर का मास्क अगर तैयार करके पहना जाए जो नाक और मुंह को पूरी तरह ढक के रखे तो वो काफ़ी लाभदायक है और इस वायरस के हमारे नाक और मुंह में प्रवेश को रोकने में काफ़ी कारगर साबित होता है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के कार्यालय के द्वारा भी 2 या 3 लेयर के मास्क के प्रयोग को अच्छा बताया गया है। और WHO ने अभी दूसरी लहर के दौरान 1 नहीं 2 मास्क को पहनने की ज़रूरत को ज़रूरी बताया है। तो हमें 2 मास्क लगा के नाक और मुंह के ऊपर हमेशा रखना है ताकि इस वायरस के संक्रमण से हम बच सकें। और घर से बाहर आप जब भी निकलें तो 2 मास्क अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढकने वाले पहन के रखें मास्क।
और तब जाके बाहर निकले, और आपको यह 90% की संभावना है कि यह वायरस आपको छू नहीं पाएगा अगर इस प्रकार की सावधानी आप रखेंगे। और तीसरा एस का अर्थ सैनिटाइजेशन। अपने हाथ को साबुन से या अल्कोहल 70% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करके आप बराबर उसको साफ करते रहें, और ज़रूरी अगर ना हो तो आप सैनिटाइज़र का प्रयोग ना करें। अगर किसी मीटिंग में है, ट्रेन में है, सफ़र में है, गाड़ी में है, तो आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जब आप ऑफिस में या घर पे हैं तो आपको साबुन का प्रयोग करना चाहिए, और 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी प्रकार से साबुन से धो करके हाथ को स्वच्छ किया जा सकता है। और इस प्रोटीन और आरएनए बेस्ड कोरोना वायरस को अपने हाथों पे लगे होने से इसको हटा सकते हैं। और 20 सेकंड का जो टाइम है वो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि इसके जो प्रोटीन होते हैं, इसके चारों तरफ जो कवर होता है जिससे यह वायरस ढका होता है, वो प्रोटीन का जो कवच है, जो कवर है, वो साबुन के केमिकल से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, और उस डिसइंटीग्रेशन में 20 सेकंड का समय लगता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस बात को जनसंचार माध्यमों से प्रसारित किया है कि 20 सेकंड तक अपने हाथों को आप साबुन से धोएं, तब जाकर कोरोना वायरस अगर आपके हाथ पे है तो वो नष्ट होके पानी में चला जाएगा। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में, हमारे घर पे जो भी सरफेस है, टेबल है या हैंडल है, दरवाजे का चिटकनी है, और इन सभी चीज़ों को, अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग है, आपके स्कूटर के स्टीयरिंग है, उसके सीट है, और घर के भीतर, ऑफिस के भीतर जो भी सतह है, सरफेस है, उन सबको आप सैनिटाइजेशन करते रहें। और उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और दूसरे कई प्रकार के केमिकल होते हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं, विसंक्रामक। ये वायरस के, बैक्टीरिया के संक्रमण को आपके वातावरण में, आपके सरफेस पे जो भी इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ये दूर करता है, उनको डिसइंफेक्ट करता है। इसलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे केमिकल्स का आप पानी में उसको रखकर और स्प्रे करके और कपड़े से उसको साफ करके सतह को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस और कोविड-19 महामारी से बचाव का दूसरा उपाय है कि आप अनावश्यक यात्रा या भ्रमण ना करें, और जहाँ तक संभव हो, आप बहुत ज़रूरी है तभी आप यात्रा करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बचाव का उपाय है वो है सोशल और पब्लिक गैदरिंग से बच के रहना, और जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन वर्चुअल मोड में कोई भी मीटिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। और इस कोविड महामारी में यह जो वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन, कार्यशाला, प्रशिक्षण और बैठक के कार्यक्रम हो रहे हैं, वो एक अनोखा और इनोवेटिव मोड के रूप में हमारे सामने आया है, और इससे संक्रमण से काफ़ी बचाव हुआ है। पार्टी, एनिवर्सरी, पब्लिक गैदरिंग, सोशल गैदरिंग से हमें इस दौरान बचना होगा जब तक कि यह महामारी हमारे जीवन से दूर नहीं चली जाती। कोविड महामारी के दौरान पैंडेमिक का जो WHO ने इस महामारी को विश्वव्यापी महामारी नाम दिया था, उसी दौरान संचार माध्यमों पे, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का जो बवंडर है वो भी फैलने लगा, और इस तरह का जो इन्फोडेमिक है, सूचना का जो महामारी है, वो भी हमारे सामने देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग उसे सही मानकर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, और ढेर सारे लोग इन अफवाहों में फंसकर अपना जीवन तक दांव पे लगा देते हैं। तो इस प्रकार के अनवेरिफाइड फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से हमें बचना चाहिए, फॉरवर्ड करने से हमें बचना चाहिए, और उसे कहीं भी शेयर करने से, फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसको वेरीफाई करना
बहुत ज़रूरी है। और अच्छा होगा कि हम WHO, ICMR या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जैसे जो ऑथेंटिक वेबसाइट हैं, ऑथेंटिक संस्थाएं हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके जो जानकारी वहाँ दी गई है उसको पढ़ें और अपनी जानकारी को, अपनी सूचना को मजबूत करें और प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के साथ हम इस कोविड